नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की प्रमुख खबरों से। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की पहल मेरा युवा भारत ने हाल ही में करौली में हिंदी दिवस सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और हमारी सांस्कृतिक विरासत में इसके योगदान को उजागर करना था। इसमें स्थानीय समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मेरा युवा भारत करौली के जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी ने कहा, हिंदी दिवस समारोह हमारे राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। निबंध प्रतियोगिता देवनारायण छात्रावास में आयोजित की गई। विजेता रहे हरिओम माली, दीपक मीणा और आशाराम गुर्जर को बैडमिंटन, रैकेट, स्किपिंग रोप, माय भारत पुस्तिका और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाषण प्रतियोगिता प्रधानमंत्री श्री राजकीय विद्यालय सपोटरा में हुई। विजेता रही कविता मीणा, सोनम कुमारी मीणा और हर्षिता जादौन को बैडमिंटन, रैकेट, स्किपिंग रोप, माय भारत डायरी और प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। करौली से राधा रमण सारस्वत की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कपासन में सूरजमाली प्रकरण को लेकर चल रहे धरने ने आज एक नया मोड़ ले लिया। भाजपा का एक 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल धरना स्थल पर पहुंचा, लेकिन बातचीत के दौरान स्थिति बिगड़ गई। तू मैं और धक्का मुक्की के बाद भाजपा टीम को धरना स्थल छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूरजमाली प्रकरण पर बातचीत करने के लिए धरना स्थल का दौरा किया। शुरुआत में बातचीत सकारात्मक लग रही थी, लेकिन तभी एक भाजपा कार्यकर्ता ने धरने को राजनीतिक करार दे दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों और सर्व समाज के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि तू मैं और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के होने के बावजूद एक भी महिला कांस्टेबल तैनात नहीं थी। उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। धरना स्थल से लौटने के बाद भाजपा नेताओं ने नगरपालिका सभागार में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद बारेगामा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा निष्पक्ष जांच और पीड़ित को हर संभव मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर संभाग में शारदीय नवरात्रि के पर्व की धूम मच गई है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की होने के कारण कई जगहों पर विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। रात के समय आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही कई शक्तिपीठों पर विशेष अनुष्ठान और देवी की पूजा अर्चना भी की जा रही है। संभाग के कई प्रसिद्ध मंदिरों जैसे नीमच माता मंदिर, आवरी माता मंदिर और इडाणा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और 9 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों, दुर्गा सप्तशती पाठ और महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव भक्ति, संस्कृति और उल्लास के अनूठे संगम को दर्शाता है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। डीग में मंगलवार को सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की और जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, सांसद ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जनप्रतिनिधियों के फोन का तुरंत और सही जवाब दें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनके समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही दिखाई जाए। इस दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्रों को और अधिक स्थानों पर खोलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सांसद संजना जाटव ने साफ किया कि जनता की अपेक्षा ही उनकी प्राथमिकता है और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीग में मंगलवार को भरतपुर व डीग के प्रभारी मंत्री और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किशनलाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर 2025 का निरीक्षण किया। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का समाधान सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर भी गंभीरता से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की सक्रिय भागीदारी और प्रशासन की जवाबदेही से ही सेवा शिविर सफल हो सकते हैं। इस दौरान उनके साथ डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और जिला कलेक्टर उत्सव कौशल भी मौजूद रहे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जीएसटी की दरें कम करके हमारे देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाने का काम किया। और माननीय मोदी जी का जो नारा है गरीब कल्याण, गरीबों का कल्याण हो, इस दिशा के अंदर उनका ये महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम जीएसटी की घटी हुई दरों पे भी नज़र डालें तो सर्वाधिक घरेलू उत्पादन जो रोज़मर्रा के काम में हमारा घरेलू सामान है
उसकी दरों में कमी हुई। जो सर्वाधिक हमारे निर्माण कार्य के अंदर सीमेंट काम आती है उसकी 28% से कम होकर 18% हुई। खाजूवाला कस्बे के रावला रोड पर स्थित शनि मंदिर में आज सुबह चोरी और आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 18 के निवासी अकिया लोहार ने शनि मंदिर से चांदी के छत्र चुराए और सबूत मिटाने के लिए मंदिर में आग लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीवाईएसपी अमरजीत चावला के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में एएसआई रावताराम, महेंद्र मीणा, हेड कांस्टेबल धारा सिंह और कांस्टेबल अमरजीत सिंह ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की रिपोर्ट। आज सुबह शनि मंदिर रावड़ा रोड के पुजारी हैं शिवलाल जी भार्गव, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि मैं रात के समय से बैरियावाड़ी से जागरण में आ रहा था, तो मैंने शनि मंदिर का गेट खुला देखा। मैं मंदिर पहुंचा तो एक छोरा लड़का वहां से निकल के भागा। उस लड़के को उन्होंने नाम बताया कि अकिया सनोप बुदिया लोहार था, जिसका उन्होंने पीछा भी किया पर वो अंधेरा का फायदा उठा के भाग गया। फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने मंदिर में जब देखा तो मंदिर में से 6 चांदी के छत्तर और 100-150 रुपए गायब थे। ये रिपोर्ट लेके सुबह उन्होंने थाने में दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और थाने से 2 टीमें बनाई गई। एक तो एएसआई शरण कुमार रावताराम के नेतृत्व में और दूसरी टीम एएसआई महेंद्र और धारा सिंह के नेतृत्व में बनाई गई। तो धारा सिंह और महेंद्र की जो टीम थी और एक कांस्टेबल है अमरजीत, उनकी तत्परता उन्होंने दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता और अपने स्थानीय सोर्स का सहायता लेते हुए उन्होंने अविलंब उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फलौदी दौरे पर आए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग में हाल ही में हुए तबादलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में 2 ही जाति हैं, एक शिक्षक और दूसरा छात्र। शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग चल रही थी, जिसे सरकार बदलने के बाद पूरा किया गया है। मंत्री ने बताया कि तबादलों में सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि ये तबादले किसी राजनीतिक दुर्भावना के तहत नहीं किए गए हैं। फलौदी से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, एक तो छात्र और एक शिक्षक। छात्रों का ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और जहाँ तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र की जरूरत बात है, हम जहाँ लगता है कि ज़रूरत है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। हम किसी की भी आधार पर ट्रांसफ़र नहीं करते कि भाई ये किस जाति का है, कैसा है, ये कोई हमारा आधार नहीं है। हाँ, डोडासरा जी का आधार था कि उनको कोई रुपया दे देता तो ट्रांसफ़र कर देते थे। हमारे यहाँ रिश्वत लेके ट्रांसफ़र करने का प्रचलन नहीं है। केवल रिश्वत लेकर ट्रांसफ़र करने का प्रचलन कांग्रेस के राज में डोडासरा जी शिक्षा मंत्री थे था। इसलिए डोडासरा जी मैं आप जैसा बेईमान नहीं हूँ। कोटा में सुधा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और जेसीआई कोटा स्टार की संयुक्त पहल प्रोजेक्ट जिंदगी एक नई उम्मीद के तहत अब बाल हृदय रोग निदान केंद्र पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी समय पर इलाज मिल सकेगा। सुधा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर पलकेश अग्रवाल ने बताया कि शुरुआती 3 महीनों में 56 बच्चों की निःशुल्क 2D इको कार्डियोग्राफी की गई। इनमें से 5 बच्चों का निःशुल्क हार्ट ऑपरेशन किया गया, जबकि अन्य बच्चों का इलाज जारी है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संजय गोयल ने बताया कि यह पहल उन बच्चों के लिए है जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित हैं और उपचार के अभाव में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। उन्होंने इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी बताया ताकि हर बच्चा स्वस्थ दिल के साथ बड़ा हो सके। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। मैं हार्ट सर्जन हूँ, सुधा हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैंने एम्स दिल्ली से अपना एमसीएच किया है। अभी यहाँ पे हार्ट सर्जरी की सेवाएं दे रहा हूँ और हमने अभी जेसीआई के साथ जुड़ के एक प्रोजेक्ट जिंदगी स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट जिंदगी के तहत कोई भी बच्चा जिसको जन्मजात हृदय विकृति है उसका डायग्नोसिस से लेके और पूरा इलाज, ट्रीटमेंट, चाहे सर्जरी हो चाहे इंटरवेंशन हो, वो हम पूर्णतया निःशुल्क करेंगे। और इसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक मात्र 1200 रुपए की जांच के कारण और अपनी जांच नहीं कराते, पता नहीं लगता है क्या जन्मजात विकृति है और शायद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि सारे बच्चों का समय पर डायग्नोसिस हो, पता लगे क्या विकृति है और अगर जरूरत हो तो उनका ऑपरेशन भी हो और ये पूरी प्रक्रिया जो है निःशुल्क रहे। कितने बच्चों को इसमें शामिल किया जा सकता है? इसमें ऐसा नंबर्स नहीं है, इसमें तो कितने भी बच्चों को शामिल किया जा सकता है। जितने भी बच्चे जिनको भी विकृति है उन सबको शामिल किया जा सकता है। इसमें इको सेंटर पे उनकी इको होगी पहले, 2D इको सेंटर जो कि नयापुरा में स्थित है, अभी वहाँ पे इको होगी, वो निःशुल्क होगी। इको करने वाले स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट रहेंगे
जो इको करेंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में जहां एक और तो नवरात्रि उत्सव की धूम है, तो वहीं इसी माह इजरायली पर्यटक भी अपना नव वर्ष मनाते हैं। इस अवसर पर सोमवार रात जयपुर घाट पर इजरायली धर्मगुरु गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जेल्दा के नेतृत्व में करीब 300 इजरायली पर्यटक एकत्र हुए। उन्होंने पुष्कर सरोवर के किनारे दीप प्रज्वलित कर नववर्ष की सामूहिक प्रार्थना की। कार्यक्रम का आयोजन बेद खबाद हाउस द्वारा किया गया। धर्मगुरु ने पर्यटकों के साथ मिलकर शांति, भाईचारे और नए वर्ष की मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क दिखा। केंद्रीय एवं राज्य सरकार की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़, सीआईडी अधिकारी शक्ति सिंह सहित सिविल ड्रेस में कई सुरक्षा जवान घाट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में मुस्तैद रहे। बेद खबाद हाउस के मैनेजर हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको भी सुनाते हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। का जो नव वर्ष का जो है रोश शनात, वो जो कल जो हुआ था, आज उसका समापन है। जो सभी इजराइल पर्यटक अपने धर्मगुरु के साथ जयपुर घाट गए थे और वहाँ उन्होंने पूजा प्रार्थना की थी और उसके बाद वापस यहाँ इजराइल के बेद खबाद हाउस लौट आए हैं। उनका एक ही नव वर्ष अलग एक होता है, जिसके साल नया साल मनाते हैं। नया साल के अंदर एक होता है कि नई ऊर्जा के साथ नई एक जो हेड होता है उसके हिसाब से कि हमें अगले नव वर्ष में हमें क्या करना है, सभी को एक साथ लेके मिलजुल के रहना, मिलजुल के चलना है, सभी का सम्मान करना। इस तरह नई ऊर्जा के साथ इसको बोलते हैं नई साल। नई साल के अंदर नया हेड, नया दिमाग के साथ उनको नई ऊर्जा के साथ उसको कार्य करना। इस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। इसीलिए प्रार्थना करने जाते हैं कि सभी जो लोग हैं जो इस तरह की ऊर्जा के साथ कार्य करें और सभी का सम्मान करें। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कल्पना देवी ने मंगलवार को एक जिला स्तरीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता में आदिवासी बच्चों के साथ जमकर नृत्य किया। बच्चों को नाचते देख विधायक खुद को रोक नहीं पाई और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य करने लगी। यह घटना कोटा के मंडाना कस्बे में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता के दौरान हुई। इस टूर्नामेंट में 37 स्कूलों के छात्र छात्रा हिस्सा ले रहे हैं। विधायक कल्पना इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पहुंची थी। स्कूल प्रिंसिपल राजीव चंदेल ने बताया कि हिंगी आवासीय स्कूल के छात्र बांसवाड़ा का बागड़ी नृत्य पेश कर रहे थे, जिसे देखकर विधायक ने भी उनके साथ नृत्य किया। मौके पर मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया और इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। विधायक का यह कदम बच्चों का हौसला बढ़ाने और उनके साथ जुड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। भाजपा की मसूदा विधानसभा इकाई ने विजयनगर की कृषि मंडी में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कमी के बारे में आम लोगों को जानकारी देना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि जीएसटी की कम हुई दरें जनता के लिए त्योहारों पर एक उपहार की तरह है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय एक नए युग का शुभारंभ है। बैठक में जीएसटी अधिकारी डॉक्टर स्वामी ने व्यापारियों और आमजन को नई दरों से होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से समझाया। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष कैलाश गुर्जर, जिला संयोजक रायचंद बागड़ी और नगरपालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, व्यापारी और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 के अंतर्गत श्री राम रंगमंच पर चल रही श्री रामलीला के दूसरे दिन मंगलवार को तुलसी कथा, सती मोह, मानस प्रारंभ, नारद मोह और मनु वरदान के प्रसंगों का मंचन किया गया। रामलीला की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस के लेखन के इतिहास से हुई। इसके बाद सती मोह लीला का मंचन किया गया। रामलीला मंचन का शुभारंभ मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, मेला प्रभारी सत्यनारायण राठौड़ और अन्य सदस्यों ने भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करके किया। श्री राघवेंद्र कला संस्थान के कलाकारों ने ब्रजभाषा और हाड़ौती की लोक संस्कृति के संवादों के साथ इन प्रसंगों को जीवंत कर दिया, जिससे पूरा प्रांगण जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड पर स्थित अन्न क्षेत्र श्री राम मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर 10 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत रविवार को भव्य ध्वजा यात्रा और नगर परिक्रमा से हुई, जिसके बाद सोमवार को ध्वजारोहण के साथ अखंड संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। मंदिर परिसर सियाराम जय जय सियाराम के मधुर उद्घोषों से गूंज उठा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस आयोजन में 175 से भी अधिक सेवादार और स्काउट गाइड सहित अन्य स्वयंसेवक व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हैं।
भक्तों के लिए विशेष साउंड सिस्टम लगाया गया है ताकि राम नाम जप और भजन कीर्तन की गूंज हर किसी तक पहुंचे। यह महोत्सव 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें निरंतर राम नाम जप और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अंतिम दिन विजयदशमी पर राम दरबार की विशेष पूजा और महाआरती होगी। श्री गंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जय जय सिया राम। अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर, सूरतगढ़ रोड, श्री गंगानगर। उत्तर भारत में जो राम का नाम है, सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय राम, ये पूरे उत्तर भारत में 10 दिन और 10 रात केवल अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर में ही चलता है। और इस पूरे कार्यक्रम में जो पहले नवरात्र से लेकर विजयदशमी तक जो कार्यक्रम चलता है, पूरे शहर की इसमें सहभागिता रहती है। पूरा शहर यहाँ राम नाम का जाप सुनने के लिए, भोजन भंडारे के लिए अनवरत आता रहता है। राम मंदिर के जो भंडारे की देवी है अन्नपूर्णा माता, ये सब उसकी कृपा है जो हर आने जाने वाले को भोजन करवाती है। 24 घंटे लगातार बिना रुके राम नाम चलता है और 24 घंटे लगातार बिना रुके ही यहाँ अपने मां अन्नपूर्णा का भंडारा चलता है। पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है सेवादारों के सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से चलता है। लगभग एक दिन में एवरेज की अगर अपने बात करें तो दिन के समय 3 साढ़े 3 हजार लोग भोजन करते हैं और रात को यही संख्या जो है 8 साढ़े 8 हजार के आसपास पहुंच जाती है। तो इतना बड़ा ये जो कार्यक्रम है, ये सब यहाँ हमारे बाबा हनुमान चौक हैं, ये सब वही करते हैं। जय सिया राम। नवरात्रों के पावन अवसर पर अन्य क्षेत्र श्री राम मंदिर, सूरतगढ़ रोड, श्री गंगानगर चल रहा है। रस में राम नाम संकीर्तन और माता जगदम्बा का भंडारा। आए और सह परिवार धोख लगाकर मनोकामना पूर्ति के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाएं। जय जय सिया राम। वन मंत्री और सीकर के जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा मंगलवार को श्री माधोपुर पहुंचे। उन्होंने गोपीनाथ मंदिर से मुख्य चौपड़ बाजार तक पैदल यात्रा कर व्यापारियों और आमजन से संवाद किया। आपको बता दें, दोनों मंत्रियों ने दुकानों पर जाकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के बारे में जानकारी देने वाले पैम्पलेट बांटे। मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को कम करके आमजन को एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई सेवाएं अब लगभग टैक्स फ्री हो गई हैं। निकाय चुनावों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा और पिछड़ा आयोग आंकड़े जुटाएगा, जिसके बाद एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्सव के बारे में बताइए सर। देखिए, जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियाँ बन रही थी, उसमें विपक्षी दलों द्वारा ये प्रचार किया जा रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इन सारे परिप्रेक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी राज्यों के सभी वित्त मंत्री और उनके प्रतिनिधि मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके और जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिया कि 4 की जगह 2 स्लैब काम करेंगे। पहले 5, 12, 18 और 28 4 प्रकार के टैक्स स्लैब थी। अब 5% और 18% 2 तरह की स्लैब रही है। और विलासिता की वस्तुएं, पान, बीड़ी, सिगरेट और बहुत महंगी कारों पर एक 30 स्लैब 40% की बनाई है। जीएसटी के घटने से बाजार में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रहकर सुदृढ़ बनेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान और उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य 5 घटकों को ध्यान में रखते हुए रोटी के मामले में खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी कम हुई है, मकान के मामले में सीमेंट पर जीएसटी कम हुई है और कपड़े के मामले में जीएसटी कम हुई है
पढ़ाई के शिक्षा के मामले में काफ़ी किताब पेंसिल से लेकर सबको जीएसटी से मुक्त रखा गया है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा जिस पर 18% जीएसटी लगती थी उसको शून्य किया गया है। और उसके अलावा जीवन रक्षक दवाइयों को भी शून्य टैक्स के दायरे में लाया गया है। जिस प्रकार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य पांचों घटकों पर आम आदमी को जीएसटी की राहत बाजार में बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजगढ़ में सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कला संगम द्वारा आयोजित भव्य रामलीला का शुभारंभ गणेश पूजन के साथ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया और पार्षदों रूप नारायण मीणा, प्रीति शर्मा ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा करके रामलीला मंचन का उद्घाटन किया। रामलीला के पहले दिन नारद मोह की लीला का मंचन किया गया। इस प्रसंग में कलाकारों ने दिखाया कि कैसे भगवान विष्णु की माया के कारण ऋषि नारद मोहग्रस्त हो जाते हैं। प्रसंग ने दर्शकों को यह संदेश दिया कि जब नारद जैसे महान ऋषि भी मोह के जाल में फंस सकते हैं तो सामान्य मनुष्य के लिए वैराग्य बनाए रखना कितना कठिन है। संस्था के अध्यक्ष दीनदयाल बंसल ने बताया कि इस रामलीला का उद्देश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज को हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ना भी है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। आज कला संगम राजगढ़ 23 अक्टूबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक श्री राम लीला का मंचन हमारे मंच पे किया जा रहा है और जिसमें हमारे चेयरमैन साहब सतीश जी दोहारिया ने आके सबको आशीर्वाद प्रदान दिया है। और मैं चाहता हूँ ये रामलीला भगवान की 9 दिन सब दर्शक बाहर से आए हुए हैं, आनंद लें। आज कला संगम राजगढ़ 23 अक्टूबर 2000। श्री विजयनगर तहसील के 17 जीबी गांव में एक पीटीआई पर लगे गंभीर आरोपों के मामले में दूसरे दिन भी स्कूल पर तालाबंदी जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के साथ ग्रामीण स्कूल के मुख्य गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें, आज सुबह जब स्कूल का समय हुआ तो शिक्षक और छात्र स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे क्योंकि ग्रामीणों ने तालाबंदी कर रखी है। इस स्थिति को देखते हुए श्री विजयनगर पुलिस थाने का जाब्ता मौके पर भी तैनात किया गया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका यह धरना और तालाबंदी जारी रहेगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। अजमेर में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मंगलवार को अपने परिवार के साथ जिला पुलिस कप्तान कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़िता बीरदा सिंह ने पुलिस कप्तान को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने बताया कि भूमाफिया की धमकियों के कारण उनका पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने पुलिस से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ज्ञापन में बुजुर्ग महिला और उनके परिवार ने सुरक्षा उपलब्ध कराने, उनकी जमीन पर उनके अधिकारों की रक्षा करने की भी मांग की है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, क्या मामला है? किस मामला यह था कि हमारी नौकरी के लिए इनके बच्चा गोद गया था। उनके 2 भाई थे, लादू लक्ष्मण। उसका एक हिस्सा लादू ने बेच दिया, एक हिस्सा डोकरी का था। उसमें कमरा बना हुआ है, एक प्लॉट खाली था, करीबन 1000 गज का होगा, 1000 गज। उसमें उसने कब्जा कर लिया। हम मना करा तो वो सरियार लट लेके और वहाँ घूम रहे थे। पुलिस वाले, हम रिपोर्ट करने गए तो पुलिस वाले ने बंद करा के गया था। हमारे बीट अधिकारी है रामा किशन जी, उसने समझा कर हमारे को लिख पाबंद करा हुआ था। उसके बाद में उन्होंने आकर, होशियार सिंह ने आकर काम चालू करवा दिया। हमारी वो है, हम चालू करा दिया। और उसमें हाँ कौन है अधिकारी साहब? होशियार सिंह अब ऐसा ही है। कौन थाने में? ये अपने हरिबाबू उपाध्याय नगर में जी। और उसके बाद में उन्होंने क्या, हमारे वो जो राम सिंह जी दीवान साहब थे, उसने कहा, उसने भी काम बंद करा के गया। उसके बाद में वापस चालू करवा दिया उन्होंने। और उसको सरकारी ज़मीन थी, उसको रजिस्ट्री बता रहे थे अधिकारी से, हमारे शहर साहब से मिलने नहीं दिया। बोला कि साहब इनके पास रजिस्ट्री है, हमारे को थाने से वापस भगवा दिए। और मेरे घर पे जाके, जब मैं था ही नहीं तो अंदर जाकर मेरे को ढूंढ के लाए, उसको गाड़ी में पटक के ले चला। चाकसू में मानव कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रणनीति पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के निदेशक एवं राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विकेश खोलिया और मुख्य अतिथि डॉक्टर अवतार नारायण शर्मा ने किया।
मुख्य अतिथि विकेश ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को अनुशासन, समर्पण, विश्वास, कठिन परिश्रम और समय प्रबंधन को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन सिद्धांतों का पालन करके कोई भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकता है। सेमिनार में ऑनलाइन जुड़े मोटिवेशनल स्पीकर BL राजपुरोहित और PR मानकी ने भी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने, सकारात्मक सोच रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के महत्व पर भी जोर दिया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। चितलवाड़ा उपखंड कार्यालय के सामने धरनावास गांव के ग्रामीण अपनी पारंपरिक नाड़ी को बचाने के लिए पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से नाड़ी को रेत और कंकड़ डालकर समतल कर दिया गया, जिससे ये ऐतिहासिक जल स्रोत पूरी तरह से नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि यही नाड़ी वर्षों से अकाल राहत कार्यों का हिस्सा रही है और गांव के लोगों तथा मवेशियों को साल भर पानी उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा गोचर भूमि पर भी तारबंदी कर दी गई है, जिससे पशुओं के लिए पानी और चारे का भीषण संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो पशुओं की मौत भी हो सकती है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी एकजुटता दिखाते भी दिखाई दिए। चितलवाड़ा से सवाई सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। चितलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इटादा गांव में धरनावास गांव है, जहां तालाब के अंदर तारबंदी करने के विरोध में ग्रामवासी धरने पे बैठे हैं 4 दिन से। धरनावास तालाब की नाड़ी एक जल स्रोत ही नहीं है, वो एक गांव की जीवन रेखा भी है। 4 दिन से धरने पे बैठे लोग, कुछ अधिकारियों की तरफ से इनको कुछ सुझाव नहीं मिला, तो आज इन्होंने भूख हड़ताल की है। धरने पे बैठे कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मामला है और क्या है? ग्राम पंचायत इटादा के हमारे गांव धरनावास के अंदर जी गांव का बहुत पुराना जल स्रोत था, नाड़ी थी, जिसको पंचायत द्वारा उसको उसके अस्तित्व से हीन कर दिया, ध्वस्त कर दिया, रेती कंकड़ डालकर उसको नष्ट करके आपराधिक कार्य करने का जो सरपंच द्वारा काम किया गया है, जिसके विरोध में गांव धरनावास के सभी समाज के लोग पिछले 5 दिन से धरना स्थल SDM मुख्यालय के सामने बैठे हैं। अधिकारी तथाकथित जांच करने के लिए आते हैं, जिस प्रकार से वहाँ एक गार्डन हो, घूमने के लिए आते हैं, उस तरीके से वहां आकर वो घूम के चले जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन पूरे ग्रामवासियों को गुमराह कर रहा है कि यह नाड़ी नहीं थी, दूसरे खसरे में थी, इस प्रकार से। और एक विशेष बात मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर 2 वार्ड पंच है। ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर उनको प्रस्ताव में नहीं बुलाया, उनको पूछा नहीं। 2 हमारे गांव के पूर्व के सरपंच है, दयाराम जी और भागीरथ जी, वार्ड पंच बादरी देवी और प्रतापराम मेघवाल, ये 4 जनप्रतिनिधि हमारे गांव के हैं। एक भी प्रतिनिधि से किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। आप कितने दिन से धरने पे? हम 5 दिन से हैं। आज हमारे धरने का 5वां दिन है। आज हम 3 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपका नाम? भरत दानचाल मेरा नाम है। और धरने पे कौन कौन बैठे? प्रतापराम मेघवाल जो वार्ड पंच है और एक लक्ष्मण राम मेघवाल है, तीनों लोग हम धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी। आपकी SDM से बात हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? क्या बात हुई? किसी प्रकार की कोई आश्वासन रूपी भी कुछ नहीं मिला है। कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट आई है, लेकिन धरना स्थल पर कोई भी अधिकारी अब तक वार्तालाप करने के लिए हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। और किसी प्रकार का राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट है तो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जनता जनार्दन होती है, अगर नेता किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी संगठन का समर्थन मिला आपको? संयुक्त किसान मोर्चा का और किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पधार कर हमको समर्थन मिला है और लगातार। सर, आप आज ने धरने को समर्थन दिया, क्या इनकी विशेष मांगे हैं? और उनकी मांग है कि गांव धरनावास के अंदर ग्राम पंचायत इटादा के सरपंच ने मतलब बिना गांव की अनुमति से, बिना गांव के 36 कौम के लोगों को बिना पूछ करके उस नाड़ी को पार दिया और वह वृक्षारोपण कर दिया। जो नाड़ी कहते हैं कि सैकड़ों सालों से वो नाड़ी बनी हुई थी, वह सभी पूरा का पूरा गांव पानी पीता था, पशु वगैरह पानी पीते थे और ये जल स्रोत है जो गांव की जीवन रेखा है, उसको पार दिया। इसलिए आम धरनावास के लोग मतलब गुस्से में है और इसीलिए 5 दिन से ये धरना दे रहे हैं और आज ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं मक्काराम चौधरी, संयुक्त किसान मोर्चा का जिला मंत्री हूँ और आज हमने जो हमारी बैठक थी यहाँ चितौड़ा मुख्यालय पर और हमने ये धरनावास की समस्या को सुनकर के प्रशासन को भी हमने अवगत करवाया है कि इन गांव की लोगों की उचित मांग को सुनकर के और रिकॉर्डली
जो भी सिचुएशन है इनसे इनको संतुष्ट किया जाए। और यदि आप संतुष्ट नहीं करोगे तो ये लोग जैसे आज तो ये कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, कल आमरण अनशन पे भी बैठ जाएंगे। और इसका यदि कोई किसी भी तरह की जनहानि हुई है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। और यदि असलियत बात यह है कि यदि नाडी को पाट करके, क्योंकि पूरे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि जल जितने भी जल स्रोत है, नदी है, नदी है, नाले हैं, तालाब है, तलैया है, जितने भी है उनकी रक्षा की जाए। और उन रक्षाओं के आधार पर यदि इन्होंने किसी भी प्रकार का ये किया है तो उसके लिए ये हाईकोर्ट तक जाएंगे। इसलिए हमें प्रशासन से ये हम डिमांड करते हैं कि आप इन पूरे जो धरना स्थल पर जो भी लोग बैठे हैं उन पे बैठ करके और उनको अपना रिकॉर्ड लेकर के सामने लेकर के उनको और संतुष्ट करें, ये हमारा है। और यदि इनकी संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम कंधे से कंधा मिला करके इनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। इनका कहना है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज तो हम कार्मिक अनशन पे बैठे हैं और आगे भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी सरकार प्रशासन की रहेगी। नमस्कार, न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, कल्याणपुर पंचायत समिति मुख्यालय की ग्राम पंचायत धाड़ी साखला में सरकारी जमीन औरण और गोचर पर अवैध कब्जों का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन इन कब्जों को हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित में प्रशासन को सूचित किया, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री पोर्टल, तहसीलदार और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए गए। ग्रामीणों के अनुसार 2021 में जब यह मामला प्रशासन की नजर में आया तो कागजों में खानापूर्ति कर थोड़ी सी जमीन खाली कराई गई, लेकिन उसके बाद उसी ग्रामीण ने फिर से कब्जा कर वहां अपने देवी देवताओं के मंदिर और आवासीय मकान बना लिए। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार शिकायत करने पर कल्याणपुर तहसीलदार और पटवारी सिर्फ कागजी कार्रवाई करके रह जाते हैं और अवैध कब्जे हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। कल्याणपुर से पृथ्वीदान चारण की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।